ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या हुए कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी या उन्होंने आपको निकाला? सो शुड वी डिसकंटिन्यू? और मेरे मुंह से निकला हाँ। दिमाग में ऐसे आता था यार ऐसी वैसी चीज़ें करनी है, यूपीएससी देखते हैं। जब मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग का लेवल देखा सर, आपने 4 साल 4.5 साल पढ़ाई नहीं की है एंड द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर गिविंग इज द आरबीआई ग्रेड बी, बट बाय द टाइम एसबीआई कम्स, आईबीपीएस का प्रीलिम्स दिया मैंने, रीजनिंग में अभी भी स्पीड बहुत स्लो है, तो 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स में रह गया। एग्जाम ऐसे देख लिए जहाँ रियलिटी चेक भी हुआ और आप या फेल हुए एग्जाम्स में? फ्रेंड सर्कल सर मेरा बहुत छोटा है, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव से ही काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जब मैं बाहर आया तो एनालिसिस में आया कि दिस वॉज ऑल टाइम टफेस्ट पेपर। मेरी बहुत ही ख़राब स्ट्रेटजी थी बिकॉज मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। मीन्स में आई गॉट 90.75। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे एंड थोड़े बहुत बैंकिंग से रिलेटेड पूछे। मिस्टेक हो गया हो या आंसर नहीं कर पाए हो? आई विल से कि मेरे जवाब भी थोड़े इंसेंसिटिव थे कि हाउ कैन यू से दैट एंड आप न्यूज़पेपर क्यों नहीं फॉलो करते हो। दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर इन द इंटरव्यू, राइट? हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। आज के हमारे शो के गेस्ट हैं शुभम, और शुभम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है। आप पूरी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट शुभम ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की तो प्राइवेट सेक्टर से शुरुआत की। करीब 4 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया और फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि उनको जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को चूज़ किया। बैंकिंग में एसबीआई पीओ पहला जो एग्ज़ाम उन्होंने ट्राई किया, एसबीआई पीओ, और पहली ही बार में एसबीआई पीओ एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। तो चलिए जानते हैं शुभम से ही कैसी रही उनकी जर्नी, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए। शुभम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शुभम, सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? जी मेरा सर बर्थ प्लेस वाराणसी है, मैं वहीं का नेटिव हूँ। मेरी फैमिली बहुत छोटी है वैसे, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी कोई सिबलिंग्स नहीं है एंड डैड मेरे एयरफोर्स में काम करते थे, अभी वो करेंटली इंडियन बैंक में एम्प्लॉयड है एंड मदर इज़ अ स्कूल टीचर। तो बिकॉज वो एयरफोर्स में थे तो वी यूज़ टू कीप मूविंग अराउंड, और बट लास्ट आई थिंक 16 ईयर से 2008 से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। तो गुड़गांव में? यही मैंने अपनी स्कूलिंग और स्कूलिंग का जो सेकंड हाफ एंड प्लस अपना कॉलेज एंड अभी तक जो जॉब्स भी किए हैं उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दिल्ली एनसीआर से ही किया है। ओके। जी सर। तो स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए। जब आप स्कूल में थे और पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई में कैसे थे आप? क्या स्कूल में आप टॉपर जैसे कुछ थे अच्छा या कुछ अलग थे? सर, मेरा ऑनेस्ट असेसमेंट है कि मेरा एप्टीट्यूड ठीक है, बट एप्टीट्यूड कैन ओनली गेट यू सो फार। और उस एप्टीट्यूड के बदौलत 10th तक कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, 9th में थोड़े मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए जिन्होंने मुझे स्कूल बंक और वगैरह करना सिखाया, बट स्टिल मेरी स्टडीज़ उस तरीके से हैम्पर नहीं हुई और 10th में भी ओके ओके रिजल्ट आ गया। बट 11th में क्या होता है ना सर कि जो सिलेबस होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब 10th और 11th में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट इज़ द फर्स्ट शॉक दैट यू गेट इन द स्कूलिंग लाइफ। तो जब उसकी साइंस ले ली और अपना एटीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया पढ़ाई के प्रति, तो मुझे बहुत दिक्कत आने लगी बिकॉज फेल तो मैंने कभी समझा ही नहीं था, बट मैं यूनिट टेस्ट में लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टपकने लगा। तो फिर मुझे लगा यार कोई ना कोई दिक्कत है। और मेरे पेरेंट्स और इवन कई रिलेटिव्स मैं कह सकता हूँ उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा होगा कि यार इस लड़के से तो जेई आईआईटी वगैरह निकल सकता है। थोड़ा बहुत फॉल्स इंप्रेशन मुझे खुद का भी था अपने आप। तो आई ऑल्सो डेंट रेसिस्ट, मैंने भी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ली। डिबैकल हुआ 12th में। मतलब इतना बुरा हो गया कि मैं हॉरोस्कोप पढ़ता था एग्ज़ाम देने से पहले। अब ये कौन पढ़ेगा जिसकी तैयारी नहीं है, वो यही सब चीज़ें देखेगा कि भाई आज कुछ अगर राशिफल अच्छा निकल जाए तो शायद दिन अच्छा चला जाए। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के दिन जब मैं पढ़ के गया तो उसमें लिखा था यू विल लूज़ फेथ इन द वर्ल्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया में अनुपम कपिल नाम के एस्ट्रोलॉजर का एक कॉलम आता था, मैं वो पढ़ के जाता था।
तो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के दिन आता है, यू विल लूज़ फेथ इन द वर्ल्ड, आज आपका बहुत बुरा दिन होने वाला है। तो 3 नंबर से पास हुआ मैं उसमें। 3 नंबर से पास हुए। हाँ, बोर्ड में। और 26 नंबर है 70 में से। मतलब प्रैक्टिकल में ज़्यादा थे क्योंकि वो तो स्कूल में ही होता है, बट बोर्ड में कम नंबर थे उससे, थ्योरी में उससे कम नंबर थे। और बाकी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में? हाँ, मतलब मैथ्स में सर आई थिंक लास्ट 6 मार्कर्स आते हैं, तो पहले 5 पेज तो बस कटिंग्स थी, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था क्योंकि ये हालत थी। 52 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। सो एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना कि पीसीएम में 60% लाने का, वो भी नहीं आया। वो भी नहीं आया आपके? बट नहीं। इसका क्या कारण रहा? सर, दो फैक्टर्स हैं। एक तो अपना लेवल चेंज नहीं करना आफ्टर 10th, नॉट गिविंग इट द सीरियस रिक्वायरमेंट। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा बहुत गिल्ट होता है, ऑल्दो मैंने बोर्ड बहुत पहले दिया है, 10 साल हो गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कोचिंग में मम्मी पापा के पैसे लगवा ही दिए, स्कूल में भी पैसे लगवा ही दिए, तो मेरे अंदर एक गिल्ट आ गया। मुझे ऐसा लगा कि यार, मुझे इंटरनली पता था बट मैंने पेरेंट्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि मेरी हालत इतनी बुरी है। तो कई बच्चे ना, वो होम ट्यूशन्स कर रहे थे, ट्यूटर को बुला करके थोड़ा 500 रुपीज़ पर आवर का रेट दे करके देवर प्रिपेयरिंग दमसेल्स फॉर बोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे को गिल्ट है कि मैंने वहाँ पैसे खर्च क्यों नहीं किए। अगर मैं कर दिया होता, और शायद 2-3 महीने, तो ऐसा नहीं है 90-95 आते, बट जो एक रिस्पेक्टेबल 82, 84, 85 होता है, दैट डजेंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, वो चीज़ डेफिनेटली हो जाती। बट मेरे अंदर गिल्ट था, यार इतने पैसे मैं बर्बाद करवा चुका हूँ, इसके लिए मैं और नहीं करवा सकता। तो आई थिंक वो मेरा एक रॉन्ग जजमेंट कॉल था। तो ऐसा ही है सर, फिर बोर्ड में बहुत ख़राब रिजल्ट आए। तो इसके बाद तो आपको बहुत डिफिकल्टी हुई होगी कॉलेज लेने में। कॉलेज का क्या हुआ फिर? कौन से कॉलेज में गए, कैसे गए? जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया भी नहीं था, मेरे को वहाँ जाना पड़ा, बिकॉज एक कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में, नाम रहने दो। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ कि अब वो नॉर्मल उनकी सीट्स फुल नहीं होती हैं, तो एडमिशन वो किसी का भी ले लेते हैं। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जा कर के बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए, आप जैसे स्टूडेंट्स चाहिए हमें। तो वहाँ पे जब चला गया, वहाँ पे मेरे को फर्स्ट कल्चर शॉक लगा। अब यू वोंट बिलीव दिस, क्लास में सर आए, और सर ने लिटरली ये पूछा, तुम क्यों नहीं हंसोगी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो बच्चों से। अंडर ग्रेड के कॉलेज में क्लास में सर ने ये पूछा। मैं अंदर ही सोच रहा हूँ, यार ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या मतलब है। यू वोंट बिलीव, 15 बच्चों ने गलत जवाब दिया उसके ट्रांसलेशन का। तो मुझे लगा कि हाँ, समझ में आ गया कैसी जगह पे हूँ। फिर 16वें बच्चे ने शायद सही बता दिया, और एक दो बच्चे जिनको आता था वो चीज़, इतनी सिंपल चीज़, वो भी प्राउडली हाथ ऊपर कर रहे थे, मुझे बताना है, मुझे बताना है। मैंने बोला बे यार, क्या कर रहे हो ये। तो वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, एंड देन आई थॉट कि आई हैव टू मूव फ्रॉम ईयर, लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पेंड 4 years ऑफ माई टाइम इन दिस कॉलेज। तो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, एंड दे हैव अ प्रोविज़न फॉर माइग्रेशन इन सेकेंड ईयर इटसेल्फ। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको, जो अपने कॉलेज से खुश नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। ऐसा नहीं बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, बट वो सेकेंड ईयर में आपका माइग्रेशन लेते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता नो, देर इज़ नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, यू हैव टू, यू नीड ऑल बैक्स क्लियर। तो मेरी तो कोई बैक थी नहीं, और यू नीड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करंट कॉलेज दैट दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम रिलीजिंग यू, सो दैट आई obtained। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आई मेड द स्विच टू आईपी यूनिवर्सिटी। तो महाराजा अग्रसेन कॉलेज है इन रोहिणी, आई स्विच टू महाराजा अग्रसेन। ये मेरा सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन हुआ। बट इन द कॉलेज जो बड़ी चीज़ हुई वो ये हुई कि हम प्लेसमेंट्स के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, सो प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरा। अपने आई थिंक लीस्ट प्रिफर्ड ब्रांच है उस कॉलेज के, देर वर 5 ब्रांचेस एट द टाइम। अभी का मेरे को सीन नहीं मालूम है, बिकॉज अब करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस को बहुत इंसर्ट कर दिया गया है, बट उस समय ये सब नहीं था। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज द ब्रांच विच वॉज द लीस्ट प्रिफर्ड, और C2C में थी, तो मैं भी वहीं पे शिफ्ट किया। वहाँ से प्लेसमेंट हुई नहीं। एक तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए हम एलिजिबल नहीं थे। एक मर्चेंट नेवी की कंपनी आई थी, उसका मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। है। आप क्यों एलिजिबल नहीं थे?
ट्वेल्थ के मार्क्स की वजह से? नो, नॉट ड्यू टू द 12th मार्क्स। जनरली वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ फॉर द ओवरऑल मार्क्स, तो ओवरऑल तो 70% आ गए थे इंग्लिश वगैरह की वजह से। बट एलिजिबल इसलिए था क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर साइंस और आईटी इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। ओके। ब्रांच, आपकी ब्रांच ऐसी थी? मेरी ब्रांच ऐसी थी, तो मैं जाके बैठा मास रिक्रूटर्स की प्लेसमेंट में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मर्चेंट नेवी वाली कंपनी आई, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया, बट दे डिडंट फॉलो विद द कॉलेज, वो वापस आए नहीं नेक्स्ट राउंड्स कंडक्ट करवाने। तो डैट वेंट, और मुझे लग रहा था कि दैट इज़ माई बेस्ट शॉट फ्रॉम दिस कॉलेज, फ्रॉम माई ब्रांच। उसके बाद हम मास रिक्रूटर्स की प्लेसमेंट में गए, और कहीं ना कहीं एक ये धारणा थी कि यार इसमें तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको अपना प्लेसमेंट का वो बताता हूँ, इंटरव्यू में कैसे था। हम 5 लोग ऐसे बैठे हुए थे और 2 इंटरव्यूअर्स थे, एक सर और एक यंग सी कोई लेडी थी, मैम थी, और मैं बीच में बैठा हुआ था। मैं ऐसे ही नॉर्मल बैठा हुआ था कंफर्टेबली, और बगल में थे, तो बगल में एक मैकेनिकल के टॉपर टाइप स्टूडेंट बैठे हुए थे मेरे। और उनसे जब बात हो रही थी, तो झूठ आप देखो कैसे मतलब उनसे पूछा, आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आपको मैकेनिकल ही चाहिए थी या आपको आईटी में आना था, बिकॉज दे वर ऑफरिंग एन आईटी बेस्ड जॉब। तो भाई ने बोला कि नहीं मैम, मेरी रैंक बहुत अच्छी है, मैं दिल्ली में, दिल्ली कोटा लगता है 85%, उन्होंने आउटसाइड कोटा से क्वालिफाई किया था। तो बोला मेरी रैंक इतनी अच्छी है एंड मेरे को मैकेनिकल ही चाहिए थी, दैट्स आई ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, विच वॉज अ वेरी गुड आंसर। वो सच बोल रहे थे। बट फिर उन्होंने पूछा, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम आप में ले लें, कंपनी कम्स कॉलिंग, यू विल स्विच फ्रॉम हियर एंड यू विल गो देयर, विच मेड सेंस, तभी आपने मैकेनिकल लिया। तो वहाँ पे तुरंत वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को में ही जॉब करनी है। तो सर इतने मोटा जूते का सोल था मेरा, अंदर तो मन किया कि निकाल के यहाँ पे 2 रख दूँ। पर हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस थे और मैंने बहुत ही कैजुअली उस इंटरव्यू को दिया, विच वॉज रॉन्ग ऑन माई पार्ट एंड आई डिडंट गेट प्लेस्ड। तो ये मेरा कॉलेज का जर्नी है, इट एंड्स विथ नॉट गेटिंग प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज। हाउएवर बैक्स वैक्स नहीं आई, परसेंटेज डिसेंट थे, मैंने वो गलतियाँ नहीं की जो मैं स्कूल में करता था। ट्रिक समझ में आ गई थी कि मार्क्स कैसे लाने हैं, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज़ें करनी है, तो वो मैंने की। तो फिर कॉलेज से बाहर आ गए, कोई जॉब नहीं है, तो घर वाले, रिलेटिव्स सब पूछ रहे होंगे कि क्या हाँ, है अब नेक्स्ट, क्या करने जी वाले हो? जी। तो क्या किया आपने, कैसे आगे? हाँ, तो वहाँ पे इन द थर्ड ईयर, और आई कैन से टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, आई डेवलप्ड हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, एकदम नेचुरली आया। तो इट स्टार्टेड विद गोइंग थ्रू फिक्शन, बट फिर सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी लगने लगी, कुछ फाइनेंस बेस्ड बुक्स और अच्छी लगने लगी। फिर मैंने, होता है ना, यू कैच ऑन टू समथिंग, तो ट्रेडिंग मेरे को बढ़िया लगने लगी। ट्रेडिंग के मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और जब ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत मस्त चीज़ है, एंड आई विल परसिवियर, और इसमें अच्छे से करेंगे। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने सेल्फ ट्राई किया। कुछ बड़े प्रॉफिट्स और लॉसेस उस एज में हुए जब वो नंबर्स मेरे लिए नॉर्मल नहीं थे, वो चीज़ हुई। बट फिर मेरे को समझ में आया कि आई शुड डू इट प्रोफेशनली, मेरे को जॉब करनी चाहिए। तो आई वेटेड, आई ट्राइड टू गेट इनटू अ ट्रेडिंग कॉलेज, ट्रेडिंग जॉब ओनली। मैंने कैट दिया था 4th ईयर फाइनल में, तो उसमें मेरे 95 परसेंटाइल से ऊपर आ गए थे। तो बिकॉज मेरा एकेडमिक्स इतना ख़राब था, प्लस वर्क एक्स नहीं था, प्लस एक जो बहुत ही उनके पसंदीदा कैंडिडेट्स होते हैं, जनरल, इंजीनियर, मेल, मैं तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा था, और इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब हुआ तो मुझे सब जगह से मेरे को बुला रहे थे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, जो लो एंड आईएम्स थे और आईआईटीज़ थे, बट इंटरव्यूज़ के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसमें मैंने यही सोचा था कि मान लीजिए अगर कानपुर या रुड़की, अगर वो मेरे को आगे बुलाते हैं तो आई विल परस्यू इट, अदरवाइज़ मैं ट्रेडिंग की ही जॉब करूँगा, मैं एमबीए कर लूँगा अगर ये बुलाते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस रीज़नेबल थी, और मुझे लगा कि इट विल गिव मी अ न्यू स्टार्ट, जो कि अभी नहीं है। बट उनमें फाइनली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग का वेट किया, एंड अक्टूबर में आई सॉ जॉब ऑन नौकरी, जिसमें केवल एक इंटरव्यू देना था, तो वो नोएडा में मैंने जा कर के दिया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और मैंने ट्रेडिंग में
1 2 3 4 जॉब्स की हैं। 4 जॉब्स की आपने। 4 जॉब्स की हैं। मेरा यूजुअल स्टे कंपनी में ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। हाउएवर जो मेरी एकदम लास्ट जॉब थी, उसमें आई वाज़ देयर फॉर 1 ईयर एंड 10 मंथ्स एंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स। ऑलमोस्ट 2 इयर्स एंड दैट वाज़ अ कंपनी दैट आई वांटेड टू गेट इनटू। तो तो उसके लिए तो उसमें उसमें थोड़ा मैं समझना चाहूँगा कि उसमें ऐसा क्या हुआ? ये ऐसी कंपनी थी जिसमें आप जाना चाहते थे जी। और बिल्कुल आपके इंटरेस्ट से मैच भी करती थी। तो उसमें ऐसा क्या हुआ, ऐसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या हुए कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी? छोड़नी पड़ी या उन्होंने आपको निकाला? क्या हाँ, हुआ? सर डेफ़िनेटली आप वैसी जॉब में जाएँगे तो अपने से तो नहीं छोड़ने का आपका मन करेगा। बट कुछ फैक्टर्स हैं। अगर हाँ, मेरे को ब्लंट बोलना हो तो मैं यही बोलूँगा कि यार उन्होंने ही निकाला। बट इट इज़ नॉट सो सिंपल। मैंने जॉइन किया, फिर वहाँ पे टाइम पास्ट, कई सारे हमारे बैच, आई थिंक इट वाज अबाउट 24 स्ट्रॉन्ग, तो 15 या 16 बच्चे निकल गए। देन वहाँ पे क्या था कि मैंने फाइनली प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट कर दिया एंड एक ट्राइमेस्टर मैंने ख़त्म करके, द बोनसेस वर पेड आउट ऑन अ ट्राइमेस्टर बेसिस। तो एक ट्राइमेस्टर जब मैंने ओवरऑल अपनी सारी लॉसेस कवर करके नेट प्रॉफिट जनरेट किया, तो आई टुक अ ब्रेक एंड आई वेंट होम। जब मैं वापस आया, मार्केट कंडीशंस कुछ चेंज हो गई थी एंड द रिस्क appetite with which I was working was way higher than what it was say 3 or 4 months back. तो उस रिस्क एपेटाइट से उस मार्केट की सडन वॉलेटाइल मूवमेंट्स में बड़े लॉसेस हो गए और थोड़ा आई थिंक दैट मच लॉसेस इन सच अ शॉर्ट पीरियड, मतलब जो लॉस मैंने 2 साल में नहीं किया वो अगर एक हफ्ते में हो जाए तो कहीं ना कहीं मतलब टू कम आउट ऑफ इट आपका स्ट्रेंथ चाहिए मेंटली। तो मेंटली ऑल्सो आई हैड रिजाइंड कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, ये वापस में आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ कवरिंग द लॉसेस अगेन, वो बहुत पेनफुल होता है। एंड उसमें जब सर ने बात की मुझसे कि बहुत अच्छे मैनेजर, ही रन्स द ब्रांच रियली वेल, वो बेंगलोर में वो ब्रांच थी, उन्होंने जब मुझसे बात की एंड वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड ही जस्ट सजेस्टेड कि यार सो शुड वी डिसकंटिन्यू, और मेरे मुंह से निकला हाँ, मतलब अभी छोड़ ही दो। तो दैट वाज एंड ऑफ नवंबर 2022 जब वो जॉब छूटी। ओके। उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब लाइफ में क्या करना है? क्या डायरेक्शन आपने अपनाई? तो स्टार्टिंग में तो सर मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी, स्थिर नहीं रहता है मेरा दिमाग, बहुत चीज़ें ट्राई करता रहता है। तो वाइल आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मतलब आपको हंसी आएगी, मैं अपना रिज्यूमे ले करके यहीं साइबर सिटी में गुड़गांव में डिस्कवरी चैनल का ऑफिस है, मैं वहाँ रिज्यूमे लेके पहुँच गया कि मेरे को इंटर्नशिप दे दो। ठीक है, तो उन्होंने उस समय मेरा मन रखने के लिए तो रख लिया होगा रिज्यूमे, बाद में कचड़े में डाल के फेंक दिया होगा कि अबे ये क्या करेगा। तो दिमाग में ऐसे आता था यार ऐसी वैसी चीज़ें करनी है, बहुत ही ऐसे ख्याल आते थे। फाइनली जब जॉब नहीं हुई तो द टाइम वॉज कि यार अब आप सीरियसनेस दिखाएं एंड क्या करना है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा यार यूपीएससी देखते हैं, क्या दिक्कत है, एक हफ्ते पढ़ाई की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया मैंने। तो स्टेम सेल प्रोसीजर और न जाने क्या क्या उसमें वो था। फिर मुझे लगा यार ये चीज़ तो अकेले ये सब्जेक्ट मुझसे 2 महीने में कवर नहीं होगा, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है नहीं पढ़ाई में, छोड़ो। तो एक हफ्ते में मैंने डिसाइड कर लिया यूपीएससी इज़ नॉट फॉर मी एंड स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ नहीं हो सकता मुझसे। फिर नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो बैंकिंग इंडस्ट्री में थे, मेरे फादर खुद बैंक में काम कर रहे हैं आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम एयरफोर्स। तो उनसे कंसल्ट किया तो हिज वर्ड्स वर कि यार देखो मैं खुद बैंक में काम कर रहा हूँ, तो the supervisor of the banking system is supervisor and regulator of the banking system is the RBI. Probably you can try for it. And क्योंकि मैं मार्केट्स में मैंने इतना काम किया 4 साल, तो सेबी के बारे में भी हम जानते थे कि दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो सेबी एंड आरबीआई वर समथिंग लाइक कि यार ये बहुत अच्छे हैं एंड अगर मैं इनमें घुस जाता हूँ तो जो मेरा लास्ट कंपनसेशन आप कह लो जो पिछली कंपनी में था वो हर्ट नहीं होगा। बिकॉज अभी अगर मैं किसी नए तरीके से प्राइवेट में जाऊंगा तो आई विल बी टेकिंग अ पे कट एंड अ डिप विच आई डेंट वांट टू टेक। तो
एंड आरबीआई एंड सेबी ये ऐसी जॉब्स हैं जो शायद मुझे ऊपर ले जाएंगी। तो मैंने आरबीआई ट्राई किया, आई फेल्ड इन द प्रीलिम्स बाय 8 मार्क्स। ओके, सो दिस वाज जुलाई 2023। ओके, On 9th July, phase 1 was conducted, and when I was giving the paper, so जब मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग का लेवल देखा सर, मुझे समझ नहीं आया कि, और शायद मैं कर लेता बट टाइम कंस्ट्रेंट में जो करना होता है ना, आपने 4 साल 4.5 साल पढ़ाई नहीं की है, एंड द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर गिविंग इज द आरबीआई ग्रेड बी। तो थोड़ा इफेक्ट होता है कि यार इतनी जल्दी टाइम बीत गया, इतना जल्दी समय खत्म हो गया, मेरा तो एक क्वेश्चन का आधा भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार ये तो इट वाज एन आई ओपनर, लाइक अच्छा हुआ वो चीज़ हुई। एंड फिर मैंने नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का चार्ट आउट किया, लाइक बैंकिंग एग्जाम्स भी मैंने कंसिडर नहीं किए थे, और रूरल बैंक वगैरह जैसे बिल्कुल कंसिडर नहीं किए थे। तो आरआरबी की डेट्स भी जा चुकी थी। फिर मैंने मिड जुलाई से आई एग्रेसिवली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई। आईबीपीएस थोड़ा जल्दी आने वाला था, तो आई न्यू कि उसमें थोड़ा स्लिम चांस रहेगा, बट बाय द टाइम एसबीआई कम्स, एंड डेफिनेटली आप अगर नॉर्मल हमारे बैंकिंग नेशनलाइज बैंक्स में अगर आप जाना चाहेंगे, तो आप ट्राई करेंगे कि एसबीआई इज़ द बेस्ट बैंक, द बिगेस्ट बैंक। तो उसका टारगेट लेकर के मैंने ट्राई किया, ओके, एंड आईबीपीएस का प्रीलिम्स दिया मैंने। टिल देन माई स्पीड, मेरी रीजनिंग में अभी भी स्पीड बहुत स्लो है, तो 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स में रह गया, ओके, आईबीपीएस के प्रीलिम्स में। एंड फिर एन आई ए सी एल ए ओ का एक एग्ज़ाम आया था, तो उसमें रिस्क इंजीनियर की वैकेंसी थी, आई थिंक 15 वैकेंसीज ऑल अक्रॉस इंडिया फॉर जनरल कैटेगरी। उसका मैंने मेंस दिया, तो उसमें 2.75 मार्क्स से रह गया ओके, मेंस में। बट थैंकफुली जब एसबीआई आया, टिल देन प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो एसबीआई का प्रीलिम्स कंफर्टेबली क्लियर हो गया। अभी मेंस के मार्कशीट 2-3 दिन पहले अपलोड हुए हैं, वो भी कंफर्टेबली क्लियर हो गया थैंकफुली। तो एसबीआई के प्रोसेस इट वेंट वेरी स्मूथली, ओके। चाहे इंटरव्यू प्रोसेस, जीडी प्रोसेस या मेंस। पर उससे पहले आपने कई सारे एग्ज़ाम ऐसे देख लिए जहाँ रियलिटी चेक भी हुआ और आप या फेल हुए एग्ज़ाम्स में। फेल हुआ, रियलिटी चेक हुआ, और एक आध एग्ज़ाम्स के चलिए प्रीलिम्स निकल गए, बट फिर मेंस में थोड़े, तो वो छोटे मार्क्स से जब रह रहा था, तो माय मदर वाज आल्सो गेटिंग वेरी डिफ्लेटेड कि हाँ, पापा का तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, ही डजंट रियली शो इट अगर उनके अंदर है भी, बट मॉम बहुत एक्सप्रेसिव है, वो तो कह रही थी कि उनसे बुरे शब्द भी निकल जाते थे थोड़े बहुत, कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये ऐसे तो बर्बाद, ये वो, बट वो बहुत रेयरली होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज लाइक कि इतनी मेहनत कर रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत दुखी थी। तो एक दो नंबर से जो नहीं रुक रहा था, बट थैंकफुली मतलब एसबीआई में सारे मार्जिन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो शुभम, इसी में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये फेज़ आते हैं लाइफ में कि आप बार-बार ट्राई कर रहे हो, बार-बार फेल हो रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को एलिवेट करते हो? कैसे अपना मोटिवेशन वापस बार-बार लेकर आते हो? और क्या आपने कैसे मैनेज किया? अगर सर आप, मुझे ऐसा लगता है कि डेली आप माइक्रो टारगेट्स पे अगर फोकस करेंगे, एक तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रफली राइट टारगेट अपने आप को दे सकें। रफली, मैं वो नहीं कह रहा। आफ्टर द प्रिपरेशन जर्नी में एक चीज़ कह सकता हूँ कि शायद अगर आप एक दिन 12-15 घंटे पढ़ें, वैसे तो प्रोडक्टिव 12-15 घंटे पढ़ाई करना मुश्किल है, मैं 10 घंटे को मान लेता हूँ। अगर आप प्रोडक्टिवली 10 घंटा पढ़ाई करें और फिर आप 3 दिन ना पढ़ाई करें, तो हो सकता है आप 4 साल एग्ज़ाम देंगे। बट अगर आप 2, ढाई, 3 घंटा, मैंने कभी कभी 4-5 घंटे भी कर दिया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है, बट हाँ, अगर आप डेली इफ़ यू आर हिटिंग द हैमर, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है जल्दी चीज़ निकल जाएगी। और एक टाइम पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि मेरा एप्टीट्यूड डिसेंट है, और जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जनरली मैं ठीक कर लेता हूँ, रादर दैन दोज एग्ज़ाम्स जिनमें थ्योरी आती है बहुत ज़्यादा या डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना होता है, वो मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसमें मैथ्स रीजनिंग क्योंकि एप्टीट्यूड बेस्ड है, इंग्लिश कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं, तो इसमें टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव फेज एक ही तरीका है कि डेली पॉजिटिव फीडबैक आपको मिले। वो कैसे मिलेगा कि अगर मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, एंड
परसेंटेज टॉपिक है, उसका प्री का कंटेंट आप 2 दिन में ख़त्म कर देते हो विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम विच एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग, फिर आप उसका मेंस भी कर लेते हो, यू विल गेट द पॉजिटिव फीडबैक योर सेल्फ। और वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव फीडबैक थ्रू योर ओन एफर्ट्स, वो डेफिनेटली फिर आपको हेल्प करता है टू कीप पुशिंग, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स सेकंड नेचर। और आपका लिटरली माइंड जब वहाँ से हट जाएगा ना कि मेरे को एसबीआई पीओ क्लियर करना है या आरबीआई करना है या यूपीएससी करना है, वहाँ से माइंड हट के जब आपका ये हो जाएगा कि मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करनी है, आज ख़त्म करनी है, वो मेंटल शिफ्ट जब आ जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली स्मूथ हो जाएगी और स्पीड भी आ जाएगी। और फिर अगर एग्ज़ाम्स आपके रुकते हैं तो आपको उतना बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा हाँ अभी 70% ही तो क्लियर हुआ है, 30% बचा है, एंड आई विल बी राइट, बेटर प्रिपेयर्ड व्हेन द नेक्स्ट एग्जाम कम्स अराउंड। तो मुझे लगता ट्रू। है वो शिफ्ट है फ्रॉम द बिग गोल टू द माइक्रो गोल। आप जब आ जाएं थ्रू योर प्रैक्टिस और वो खुद आएगा, देन डिफरेंस एक्चुअल में फील होता है प्रिपरेशन में। ओके। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इस दौरान जब आप ये फेजेस से जा रहे हो, बहुत सारे फेलियर्स देख रहे हो, तो आपने किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ किया, करते थे या नहीं करते थे, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? साथ साथ क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल था, या इवन फैमिली साइड से भी कई बार सपोर्ट मिल जाता है, हम्म। इमोशनल सपोर्ट, या तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल, फैमिली साइड से तो आई एम ब्लेस्ड, आई हैव वंडरफुल पेरेंट्स। डैड का तो 110% पॉजिटिव है, मॉम का 99.99% पॉजिटिव है। वो थोड़ा बहुत जो उनके ताने भी होते हैं ना, वो उस तरीके से नहीं है कि वो आपको गिरा रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो रियलिटी चेक एक पेरेंट का देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मम्मी वो काम करती हैं। फ्रेंड सर्कल सर मेरा बहुत छोटा है, बट ना बहुत ही पॉजिटिव है। किसी, मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, जेलिसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है आपस में। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मुझसे बहुत बेटर कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनको लेके या उनका मेरे को लेके देर इज़ ज़ीरो जेलिसी, कोई बीच में वो नहीं है। एंड वी डोंट कम्युनिकेट टू ऑफन, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट हमें पता है कि वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो ये बात हो गई। सोशल मीडिया का आपने क्वेश्चन पूछा, मेरा थोड़ा यूट्यूब को लेकर के है एडिक्शन, नो डाउट। अंबानी साहब ने सभी को एडिक्ट बना दिया उस चीज़ का, सबको वीडियोस देखनी है, मैं भी देखता हूँ दबा के। बट और क्योंकि मेरे इंटरेस्ट बहुत हैं स्पोर्ट्स में, सभी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है तो उसको लेकर के, तो उसके कारण यूट्यूब पे बहुत टाइम खपता है। बट जो ये है ना, फेसबुक, एक्स एंड आपका इंस्टाग्राम, इसमें मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मेरी इंस्टाग्राम पे 0 पोस्ट है आज तक। हाँ मतलब बनी हुई है अकाउंट, तो आई थिंक ये अच्छा है कि मेरा उन चीज़ों में टाइम जाता ही नहीं। बट आप बाकी एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को अवॉइड करें तैयारी के टाइम पे, या साथ साथ भी लेके चल सकते हैं? सर अगर मेरे इंटरेस्ट यूट्यूब से फुलफिल हो रहे थे तो मैं तो उनको टाइम दे रहा था। आपके इंटरेस्ट अगर इंस्टाग्राम से फुलफिल हो रहे हैं तो हु एम आई टू से कि यार वो चीज़ गलत है। नहीं, गलत तो नहीं है। मैंने जो बोला कि माइक्रो टारगेट्स आपके फुलफिल होने चाहिए, और वो माइक्रो टारगेट्स के लिए आपको 10 घंटे नहीं चाहिए। इफ़ यू कैन गेट डन विद इट इन 3-3.5 आवर्स, तो आप ये मत सोचो कि आपने कम पढ़ाई की है, नहीं मेरे को 8 घंटा करना है। आपने कर ली ना 3-3.5 घंटा, कल उसका छोटा सा रिवीजन मार लेना और अपनी अगली चीज़ कर लेना। उसके बाद यू डोंट केयर कि यार मैं, गिल्ट फैक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम दे रहा हूँ। तो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलूँगा, मेरा यूट्यूब पे समय जाता था, बट अगर किसी का किसी और पे जा रहा है तो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तैयारी के बारे में बात करते हैं कि जब आपने सोचा कि बैंकिंग करना है या यूपीएस, एसबीआई, ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो कैसे तैयारी शुरू की आपने? जब आरबीआई में मेरी जो प्रिपरेशन थी, इट वाज वेरी क्लटर्ड। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट कंज्यूम करना, मल्टीपल टॉपिक्स को इधर उधर से देखना, रेगुलरिटी ना रखना जीए की प्रिपरेशन में। उसके फेज़ 1 में जीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आई थिंक दैट कॉस्टेड मी। एंड ऑल्सो क्वांट रीजनिंग का वो लेवल सॉल्व करके ना जाना पेपर में जो एक्चुअल में आता है, तो वो था। वेर एज एस बी आई या आई बी पी एस में भी जब मैंने प्रिपरेशन की, तो
ये सब गलतियाँ नहीं थी। मैंने एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो किया, एक पर्टिकुलर कोर्स फॉलो किया कि मेरे को प्रीलिम्स भाई यहीं से पढ़ना है, तो मैंने सारी प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी। उसके बाद केवल क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस और वो, एंड मैं बस आगे एग्रेसिवली बढ़ता गया कि भाई मेरे को 80 वीडियोस की प्लेलिस्ट ख़त्म करनी है। सो आई एम नॉट, मैं बस इसी पे ही ध्यान दूंगा, किसी और चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है मैं ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, मेंस जब आया तो मेंस में फिर दिक्कत आई, बिकॉज मेंस में कंटेंट टफ होता है और माइंड नेचुरली बोलता है कि यार इसको छोड़ो कुछ और पढ़ो, विच इज़ इन योर कंफर्ट जोन। तो आई सफ़र्ड फ्रॉम दैट। सबसे टफ था मॉक्स लगाना मेंस के, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं होता था। कौन से मॉक लिए थे आपने? मैंने अड्डा लिए था। तो कुछ कुछ सवाल हो जाते थे, बट अदर्स नहीं होते थे। फिर कहीं ना कहीं, वैसे तो आई वोंट सजेस्ट इट कि आप कट ऑफ्स वगैरह इन सब चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करें, आपको अपनी प्रिपरेशन फॉलो करनी चाहिए। बट मैंने कट ऑफ्स देखे तो मुझे लगा यार इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव से ही काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो उसको मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा, उसको नहीं छोड़ा। और उसके बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए जैसे प्लेलिस्ट मिनी मॉक्स अड्डा पे आते हैं ढेर सारे, तो उनको फॉलो कर लिया। और चैनल्स आते हैं कि वीडियो 1 से 2 3 4 टू अप टू 30 मेंस क्लासेस, मैंने उनको फॉलो कर ली। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो मैंने बस वही एक दो सोर्सेस को पूरा पूरा कंप्लीट किया वीडियो पे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे को सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर इनके पढ़ाए हुए से मेरे 5-6 सवाल हो जाएं तो दैट विल बी गुड इनफ। और मैंने मैथ्स में 7 अटेम्प्ट किए इन द मेंस एग्ज़ाम, और रीजनिंग में आई थिंक अराउंड 12 अटेम्प्ट किए, बट दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। जस्ट 7? 7 इन द मेंस, मैथ्स में 7। और गुड अटेम्प्ट्स को पता है सर लोग क्या बोल रहे थे, इवन 0 to 2 इज़ नॉट अ बैड अटेम्प्ट, लोग तो ये एनालिसिस लेके आ रहे थे। तो मेरा 7 अटेम्प्ट्स था, एंड व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर मेरे दिमाग में नहीं था कि ये टफ पेपर है। वो जब मैं बाहर आया तो एनालिसिस में आया कि दिस वाज ऑल टाइम टफेस्ट पेपर, क्योंकि क्वांट भी टफ आ गई, रीजनिंग भी टफ आ गई। बट दैट आई डिड नॉट फील इन द एग्जाम, क्योंकि मैं ये सब फालतू कंटेंट कंज्यूम करके नहीं गया था। तो मुझे ये बताइए, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है कि आजकल एग्ज़ाम्स टफ होते जा रहे हाँ, हैं टफ होते जनरली, जा रहे हैं, यस। ईयर ऑन ईयर हर एग्ज़ाम टफ हो रहा हाँ। है। तो जब अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट पढ़ रहे थे या टेस्ट दे रहे थे, तो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था, आपको क्या लगा वो एग्ज़ाम में जितना टफ आया था उतना टफ था, कम टफ था, ज़्यादा था, या फिर जब आप करते थे तो आपको क्या लगता था कि यार ये तो करना है, नहीं करना है, क्या फीलिंग हाँ, थी? तो अड्डा के मॉक सर मेरे को बाकी प्लेटफॉर्म से टफ लगे, आई एम स्पीकिंग ऑनेस्टली, इसलिए मैं उनको बहुत रेगुलरिटी से नहीं फॉलो कर पाया। बट जो कंटेंट यूट्यूब पे डिलीवर किया, वो कंटेंट ऐसा था कि लिटरली दे वर डुएबल क्वेश्चंस, एंड समटाइम्स आई थिंक the confidence of doing doable questions is very important going into a tough exam like means. So that is something which Adda really provided, and it also helped you to it also helps one to identify the questions which they need to attack during the exam. uh, आपका टारगेट है अगर 30 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, यू हैव टू टारगेट 10 इज वेरी गुड। तो अगर 10 के लिए आपको नाउ यू आर गेटिंग 40 मिनट्स, यू कैन प्रायोरिटाइज इट वेरी वेल। एंड वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना मैंने उस यूट्यूब प्लेलिस्ट में, मेरे को आदत पड़ गई, हाँ इस टाइप का सवाल आएगा छोड़ दूंगा वो, मतलब आई कौन से सर का देखते थे आप? मैं जैसे सौरभ सर का कंटेंट देखता था रीजनिंग के लिए? रीजनिंग में। आई थिंक संतोष सर है इंग्लिश के, इंग्लिश का देखते थे। उनके मिनी मॉक्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। ओके। जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया? हाँ, करंट अफेयर्स में सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट दैट मेरी बहुत ही ख़राब स्ट्रेटजी थी, बिकॉज मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। करंट अफेयर्स में क्या होता है, द राइट वे टू गो अबाउट इट इज़ यू गो थ्रू द पीडीएफ्स, एंड आप उसको अच्छे से समझ लें, स्पेशली इफ़ यू कैन डू एनी मंथली पीडीएफ, और उसके बाद यू सप्लीमेंटेड विथ वीडियो सोर्सेज। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि दैट इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एंड आई थिंक मेरी वो डेफिशिएंसी के कारण देर आर मेनी एग्जाम्स विच आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्लियर, जिसमें जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होंगे। बट यहाँ पे मैंने यही किया सर कि हाँ ये मैराथन भी देख लो, वो मैराथन भी देख लो, मैंने ढेर सारे बस एंड में भूसा भरा दिमाग में, एंड लास्ट में मुझे पता था कि 8-10 भी हो जाए तो बहुत है, उतने हो गए। तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आए मेंस में? मीन्स में आई गॉट 90.75। वाह, दैट्स गुड हाँ, स्कोर। एंड
मेरे को भी शौक लगा, बिकॉज जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मैं मन में कैलकुलेट कर रहा था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 78.56 थी, इस बार थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, पेपर भी टफ है, तो 70 तक आएगी कट ऑफ। फिर मैं अपने आप को सोच रहा था यार 70 आ जाएंगे। मैं हमेशा ऐसी मेंटल कैलकुलेशन करता रहता था कि इंग्लिश से ही 50 आ जाएंगे, 20 नंबर तो बन ही जाएंगे किसी न किसी तरह। बट व्हेन द स्कोर केम तो 90.75 देख के अच्छा लगा। एंड इंटरव्यू में भी आउट ऑफ 50 आई गॉट 45। वाह। तो तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे आपसे, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? तो इंटरव्यू के साथ दो कंपोनेंट्स थे, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। जीडी मुझे हंसी आ रही है एक दूसरे ग्रुप को लेकर के। तो जीडी में हमारा जो ग्रुप था, इट वाज ऑसम, एक्सेलेंट, एवरीबडी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, और सबने एक दूसरे को बोलने का मौका दिया। मैंने अपार्ट फ्रॉम गिविंग गुड पॉइंट्स, आई ऑल्सो ट्राई टू bring some order in our discussion, so that we don't beat around the bush and we don't give too much time on a particular point. तो अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे मैंने ये कहा था कि जो एक सेकंड एक्सरसाइज होती है उसमें आपको 6 पॉइंट्स क्रोनोलॉजिकली वो लगाने हैं। आप पहले अपना इंडिविजुअल लगाएंगे एंड देन द ग्रुप विल कम टू अ कंसेंसस कि भाई हमारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि हम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि भाई ग्रुप का पॉइंट नंबर 1 ये है, देन पॉइंट नंबर 2 ये है। एंड जब ये बोला उसके बाद बाकियों ने बोला, सबने एक दूसरे को टाइम दिया। हम बहुत फटाफट, सर ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, लाइक द टाइम अलॉटेड वाज अराउंड 15 मिनट्स, और हमने 7-8 मिनट में निपटा दिया उस चीज़ को। तो ग्रुप ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि बगल में एक पैनल था, उसमें उसमें 10 लोग थे, और एक एक लड़की थी और 9 अपने भाई लोग थे। और उनका इतना फनी मेरे को एक बंदे ने नरेट किया कि इन 9 लोगों को उसने बोलने ही नहीं दिया। मतलब उसने बोला अपने अपने देसी स्टाइल में एकदम कि भाई हम लोग बैठे हुए थे और टॉपिक आया, उस टॉपिक पे 4 से 5 वैलिड पॉइंट्स बनते हैं, उसने स्टार्टिंग में ही 5 पॉइंट बोल दिए। अब ये लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सही बोला है, वो सही बोला है। अच्छा, बीच में आके उसने फिर और आधा टाइम ले लिया। ओके। तो हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके। तो जीडी वेंट वेरी वेल। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू वाज वेरी चिल्ड एटमॉस्फियर। मतलब उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे एंड थोड़े बहुत बैंकिंग से रिलेटेड पूछे, थोड़ा बहुत फैमिली से रिलेटेड कोई पूछे। ऐसी चीज़ है जिस पे आप स्टक हो गए हो या आंसर नहीं कर पाए हो? सर एक दो क्वेश्चंस तो मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज वो थोड़े ना सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। एंड आई विल से कि मेरे जवाब भी थोड़े इंसेंसिटिव थे उन चीज़ों को, तो उसमें मैं टच पर आपके ऑन। मार्क्स तो बहुत अच्छे आए। हाँ, शायद उनको वो चीज़ अच्छी लगी हो। उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं, ये मैं दूसरे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो जनरली हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला बोलेगा यस मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज आई यूज़ इट फॉर माई ओवरऑल नॉलेज डेवलपमेंट जो भी। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ता बिकॉज माई आई कैनॉट अफोर्ड टाइम फॉर अ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज। एंड उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि हाउ कैन यू से दैट, एंड आप न्यूज़पेपर क्यों नहीं फॉलो करते हो वगैरह वगैरह। एंड मैंने अपना बताया कि मैंने लिटरली ये वर्ड भी यूज़ किया कि मेरा एक यूट्यूब एडिक्शन है, जो शायद नेगेटिव गया हो, बट आई थिंक दे व्हेन आई एक्सप्लेन्ड कि क्यों है और कैसे यूट्यूब से ही मैं अपडेटेड रहता हूँ रिगार्डिंग द करंट हैपनिंग्स। और उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, क्योंकि सबके विचार उस पे हैं। तो आई थिंक बाद में उन्हें वो चीज़ अच्छी लगी होगी, तभी उन्होंने अच्छे नंबर दिए। वाह, दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर इन द इंटरव्यू, राइट? यस सर। लोग जनरली लोग बोलेंगे नहीं, एक तो ये भी नहीं बोलेंगे कि न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता हूँ, हाँ और दूसरा यूट्यूब एडिक्शन को एक्सेप्ट करना इन्हें सभी को होता है आजकल। हाँ। बट इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट करना इज ऑल्सो वेरी हाँ, ट्रिकी। अब जैसे एकदम साफ है, मैं एक भी रील नहीं देखता हूँ, मैं बिल्कुल रील्स नहीं देखता हूँ। तो वो भी हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, रील्स तो सब देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल रील्स नहीं देखता हूँ, बट हाँ मैं यूट्यूब दबा के देखता हूँ, वो चीज़ है। ओके। सो सो एसबीआई तो हो गया आपका, एसबीआई में तो आप पीओ बन ही गए। आगे आगे क्या प्लान है शुभम? सर मतलब थोड़ी तो इतना कभी पढ़ा नहीं था, तो मेरे को थकान हो गई है मेंटली। बट हाँ, एक अटेम्प्ट शायद आरबीआई के लिए मैं ट्राई करूँगा अगर वो आता है। बट आई हैव डिसाइडेड कि 24 के बाद आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इस साल अगर हो गया तो हो गया, वरना आई एम कंटेंट इन जॉइनिंग एसबीआई एंड देन
डूइंग सम सर्टिफिकेशंस, और उसके कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक श्योर, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ट्रेजरी, तो उसमें मैं जाने की ट्राई करूँगा। बिल्कुल। देखिए एसबीआई के अंदर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही, हम्म, अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं ये सर। तो किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। हाँ, तो लिटरली मैंने मतलब आई स्टडीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे ऐसा लगा कि जो ऑन द फेस एक रिटेल बैंकिंग का चेहरा आता है, इट इज़ मच मोर डाइवर्स देन दैट। और एक्चुअल में एक ए क्लास बैंकर बनना है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू ट्रू ट्रू। या, सो आई वांट टू डू वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू विल डू वेल डेफिनेटली। हमारी सबकी तरफ से, अड्डा पूरी फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको। थैंक यू सर। तो यार आज आपको शुभम की जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। एक तो मुझे दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे लिए मुझे बहुत स्ट्राइक की हैं और जो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। सबसे पहला ये कि स्कूल एजुकेशन को हम काफ़ी वेटेज देते हैं और उससे अपने आप को जज करते हैं। 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या होगा, पेरेंट्स भी बोलते हैं, कई बार फैमिली बोलती है, फ्रेंड्स बोलते हैं, या पर्सन खुद जज करने लगता है। बट शुभम के केस में कोई इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं आए। केमिस्ट्री में उन्होंने बताया हार्डली 3 मार्क्स से पास हुए थे। मैथ्स में भी ओवरऑल अगर पीसीएम देखें तो वो भी 60% नहीं था। लेकिन उसके बाद भी लाइफ को पॉजिटिवली लेके आगे बड़ी चीज़ों के लिए एस्पायर करना, दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग। सबसे पहला मुझे ये लगा। दूसरा, पहले उन्होंने अपना अपना जो पैशन था उसको परस्यू किया, जो ट्रेडिंग में जाना था वो सब किया, लेकिन वहाँ पे जो भी सर्कमटेंसेस हुए जिसकी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, उसके बाद एकदम फिर से उठना, फिर से एक नई डायरेक्शन में काम करना। क्योंकि मुझे लगता है कि 4 साल के गैप के बाद फिर से पढ़ाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर ऊपर से जो जब आप एग्ज़ाम देना शुरू करते हो उसमें जो सेटबैक्स आते हैं, आप बार बार फेल होते हो और आप बहुत कॉन्फिडेंस से आते हो कि हाँ मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, ये तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, ये ऐसे निकाल दूंगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो तो रियलिटी सामने आती है, तो वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। और सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू में जिस तरह से हैंडल किया शुभम ने, दैट वाज अ वेरी ऑनेस्ट थिंग टू डू। जो दो चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की कि एक्सेप्ट करना कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, दैट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, और उसको जस्टिफाई करना। और दूसरा ये भी बोलना कि मैं यूट्यूब का एडिक्शन है, यूट्यूब काफ़ी देखता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पॉइंट ये है कि यार एक तो ऑनेस्ट होना टू योर सेल्फ ऑल्सो एंड इन कन्वर्जेशंस ऑल्सो, और उसको लॉजिकली जस्टिफाई करना रादर देन फीलिंग बैड अबाउट इट, और फीलिंग कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ गलत थोड़ी है यार, अगर आप अपना काम कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो, बट साइड में आप कुछ और भी कर रहे हो, तो आई थिंक उससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टॉक अबाउट इट एंड वी कैन बी अपफ्रंट अबाउट इट। बहुत अच्छा लगा शुभम, बहुत इंस्पायरिंग था थैंक आपका यू सर, आपके साथ थैंक यू। कन्वर्सेशन। मुझे भी ऑल बहुत द अच्छा लगा। बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।